प्रदीप चतुर्वेदी जी, जरा ये बताइए, बात लगातार आपकी हो रही है, बीजेपी की हो रही है, कांग्रेस कहां रह गई, क्यों रह गई, शून्य पर एक बार फिर अटक गई। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी से एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी से सवाल। लोकतंत्र की करती हैं तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप बात लोकतंत्र की कर रही हैं तो इस देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें सरकारें अब बीजेपी या कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही है, इसमें चुनाव आयोग से लड़ाई, लोकतांत्रिक लड़ाई हो रही है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अपनी प्रैक्टिस के दौरान दिल्ली के चुनावों में 12 लाख मतदाताओं को बढ़ाया, जो उन्होंने 2018 के हिसाब से उन्होंने जो चेंज किया और जो वोटर प्रतिशत बढ़ाया, हर सीट पर लगभग 10,000 मतदाता बढ़ाकर एक एक बिल्डिंग से 5-5, 6-6 हजार लोगों का नाम जोड़कर जिस तरह से प्रपंच लोकतंत्र में रचा गया है, उससे निश्चित ही तौर पर निर्वाचन चुनाव आयोग ने यह तय किया कि हर हालत में भाजपा को जिताना है। उसका परिणाम सामने आ रहा है। जहां जहां पर पिछले चुनाव में भाजपा हारी थी, वहां भाजपा ने 10-10 हजार वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ करके इस परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की है। इस तरह के लोकसभा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव के मामले अदालत में हैं और इस मामले में 800 PLI लगी हुई है। उनका सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को फरवरी को इसकी सुनवाई होगी और उस दिन ये बात पता लगेगी कि चुनाव आयोग ने किस तरह से इन व्यवस्थाओं को अंगीकार कर उन पर अधिकार करके चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा को जिताने जो षड्यंत्र रचा है, ये 12 तारीख को खुलासा होगा। सवाल वही है कि आपने इस बात की तस्दीक नहीं की कि ये जो वोटर बढ़ाए गए हैं, अरे तो इस मुद्दे को कल क्यों नहीं उठाया? बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना तीनों बड़े नेताओं ने। आप तो महाराष्ट्र पे चर्चा करते रहे। विपक्षी पार्टी संजय राउत आ गए, सुप्रिया सुले आ गई, राहुल गांधी आ गए, आप तो महाराष्ट्र को लेकर बैठ गए थे सर। रिजल्ट से एक दिन पहले आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? अब जब रिजल्ट आ गए तब आप ये मुद्दा उठा रहे, यानी आप वेट कर रहे थे कि पहले आने दीजिए रिजल्ट, उसके बाद फिर हम ईवीएम पे टीका फोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुलासा होगा कि उन्होंने महाराष्ट्र में एक गांव में जिसमें वोट पड़े ईवीएम के माध्यम से, वो सारे गांव ने कहा कि हमने वोट दूसरी पार्टी को दिया है, वो पार्टी कैसे हार सकती है। उन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पुलिस प्रशासन लगाकर उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। अगर चुनाव आयोग अगर अपनी निष्पक्षता को साबित करने का प्रयास करता तो शायद उनके प्रति कुछ निष्ठा बढ़ती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति को संदिग्ध बना दिया है। यही बात का प्रमाण है कि इस देश में चुनाव आयोग भाजपा की पैरेलल बॉडी बनकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है और दिल्ली में इसका खुला खेल हुआ है। ठीक है चतुर्वेदी जी, अब मेरा सवाल सुनिए। एक लगातार आप बोल रहे हैं सर, आप सवाल नहीं सुन रहे सर, रैली में नहीं आए ना, डिबेट का मतलब क्या होता है सर? प्रदीप जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। रविंद्र बोलो यहाँ से। किसी का भी हो, मैंने लोकतांत्रिक, अच्छा ये बीजेपी के जीतने की खुशी हो रही है या आम आदमी पार्टी के हारने का दुख हो रहा है? मतलब बीजेपी के जीतने का दुख है कि आम आदमी पार्टी के हारने का दुख है? लोकतांत्रिक है। अरे साहब आराम से, थोड़ा धैर्य रखिए। देने वाला है और चुनाव आयोग की सवाल सुनने की मूड नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है जवाब देना, मुझे लगता है कि मुश्किल है। प्रदीप जी जवाब मुश्किल है क्या? नहीं, जवाब है मेरे पास, लेकिन सवाल यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। ठीक है, और सवाल यही है कि बिल्कुल शैलेश जी से जवाब लेंगे। अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर, क्वेश्चन सर, छोटा सा क्वेश्चन है सर। प्रदीप जी मैं ये कह रही हूं, ये सारी बातें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिल्ली को लेकर क्यों नहीं उठाई, महाराष्ट्र को लेकर क्यों उठाई? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली का रिजल्ट आता है और उसके बाद फिर हम ईवीएम के मुद्दे को लेकर आएंगे, फिर हम इलेक्शन कमीशन को घेरेंगे? सवाल यह है कि कल क्यों ये बात नहीं की गई? यानी आप इंतजार कर रहे थे ना कि हमको कितनी सीटें मिलती है, उसके बाद हम करेंगे बात। राहुल गांधी ने सारा मसला चुनाव आयोग पर उठाया है, सारी चुनाव आयोग पर उठाई है। उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में और जिस तरह चुनाव हुए हैं वहां पर वो सारे अदालत में हैं। अब एक बात बताइए प्रदीप जी, आपको 12 फरवरी को करना पड़ेगा। अब जो है आज जब ये नतीजे आ जाएंगे उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे एक साथ ईवीएम के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, है ना? विपक्ष का काम संघर्ष करना है, सत्ताधारी दल को। और बहुत बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से पीछे चल रहे हैं, ये मानते हैं पहले भी निभाते हैं। जो भी आपका बड़ा नेता है वो पीछे चल रहा है, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी तो पीछे चल ही रही थी, लेकिन उसमें अब नाम सौरभ भारद्वाज का भी जुड़ गया है। अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही थी और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया भी पीछे हो गए, जो आगे चल रहे थे उनसे उम्मीद थी वो भी पीछे हो गए, और साथ ही सौरभ भारद्वाज जो सुबह सुबह मंदिर गए हुए थे वो भी पीछे हो गए। यानी कि हर एक बड़ा लीडर
बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए। जरा उनके प्रवक्ता को लेकर आएंगे स्क्रीन पर। अभी जरा पैनल हमारे साथ नया जुड़ेगा, लेकिन अच्छा। राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक मैं राकेश जी यही सवाल जो मनु ने पूछा उसको आगे बढ़ाता हूँ। सवाल ये कि हम हाल फिलहाल में विधानसभा के विशेष तौर पर अलग अलग राज्यों में जब चुनाव देख रहे हैं, जब सिटिंग करंट गवर्नमेंट हारती है तो उसके बड़ी संख्या में मंत्री भी हार जाते हैं, हाँ। बड़े चेहरे भी हार जाते हैं। वही ट्रेंड यहां पर भी अभी देखने को मिला है। जनता सराखों पर बैठाती है तो पटक भी जल्दी देती है आपको। बिल्कुल रविंद्र जी, जो दिल्ली की जनता ने देखा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गली गली में शराब इन्होंने पहुंचाने का काम किया, एक या एक फ्री दी, और जिस तरीके से घोटाला किया, जिस तरीके से सड़कों पे नालियों का पानी बह रहा है, गंदा पानी लोगों के नलों में से निकल रहा है, वातावरण भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, और इनके जो भ्रष्टाचार की वजह से पूरा दिल्ली ही प्रदूषित हो गई है। और जो इनके अब तक था हर बात का ठीक रहा, एलजी पे फोड़ देना, हाँ। अब एमसीडी आएगी हमारे हाथ में। जो जेल गए वो भी पीछे हैं, मतलब सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर। देखिए वो तो केजरीवाल जी ने कहा था, अगर देश की दिल्ली की जनता मुझे गुनहगार समझती है, मुझे भ्रष्टाचारी समझती है, मुझे चोर नकारा समझती है, तो मुझे वोट मत देना। तो दिल्ली की जनता उन्हें यही समझती है, इसी वजह से वोट नहीं दिया, और इसी वजह से इनके बड़े बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं और हार रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है। और इस पूरी जीत को शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए शाम को राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, और वो चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। बनवास 27 साल का बनवास खत्म हो गया। ये लैंडस्लाइड है, ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए आज का। आप देखिए वो पे जो तस्वीरें आई हैं। जी हाँ, तस्वीरों में जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक कसक, हाँ। एक टीस बीजेपी के अंदर कि भाई हमने ऐसे ऐसे राज्यों को फतह कर लिया जो कि हमारे कभी रहे ही नहीं। हमने जनाधार अपना दक्षिण के राज्यों में बना लिया जहां पर हम कभी थे ही नहीं। हम लगातार सरकारें रिपीट कर रहे हैं, हम केंद्र में रिपीट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी चले गए। दिल्ली 1998 में जो साहिब सिंह वर्मा के बाद जब बस 2-3 महीने के लिए हाँ। सुषमा स्वराज को बनाया गया था, दिसंबर 1998 में जब चुनाव हुआ हाँ। तो उस दौरान पहले बदलू लाल खुराना थे, उससे पहले साहिब सिंह वर्मा से पहले, फिर जो है 1998 में चुनाव से ठीक पहले करीब अगस्त सितंबर में बनाया गया था मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को, क्योंकि उस दौरान जो था वो 10 रुपए किलो प्याज बेची जा रही थी दिल्ली में सरकार के स्तर पर, क्योंकि प्याज 1998 मान के चलिए 50 रुपए प्लस बिक रही थी। और वही एक जुमला या कहें वही आज मुहावरा चलता है कि प्याज ने बीजेपी को दिल्ली में ऐसे आंसू रुलाए कि उनकी वापसी नहीं हुई, और अब जब वापसी हो रही है तो ये एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए कही जा सकती है। सवाल ये वीरेंद्र सचदेवा का हम बयान सुन रहे थे, बीजेपी के हर मुख्यमंत्री हो या कोई पार्टी अध्यक्ष हो, कोई पदाधिकारी हो, अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं। वीरेंद्र सचदेवा की भूमिका, हर एक कार्यकर्ता की भूमिका अहम रहती है। राकेश जी, आप दिल्ली में पूरा आपका अच्छा होल्ड है, अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं राजनीति से, आप खुद रहने वाले भी दिल्ली से ही हैं, राजौरी गार्डन के आप वोटर हैं, तो आप बताइए कि ये वीरेंद्र सचदेवा की भूमिका कैसी रही इन चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष? देखिए वीरेंद्र सचदेवा की भूमिका जो है बड़ी सराहनीय